तो वो एक सेंटर होता है हर चीज का। सेल डिस्कवरी हुई तो वो डेड सेल डिस्कवर कर ली। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन को जब अरेंज करते दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब कुशल मंगल। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सेल के बारे में डिस्कस किया था, आज हम वही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके अंदर क्या क्या होता है और उनके भी स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर बात करें सेल के स्ट्रक्चर की, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ओके, सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और इसमें जो इसकी ये ऊपर की ये लेयर है, ठीक है, जो इसको कवर करती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका बेसिकली क्या काम होता है, ये एक लेयर होती है इसके ऊपर जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, मेम्ब्रेन हम उस चीज को कहते हैं जो एक पतली सी लेयर हो जिसे हम झिल्ली भी कहते हैं। ओके, इसको हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो जो पतला होता है उसे मेम्ब्रेन कहेंगे, अगर कोई मोटा है तो उसे मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो पतली लेयर को ही मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन हमारे बहुत सारे पार्ट्स में होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, जैसे हमने ब्रेन में देखा था मेनिनजॉइड नाम की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वैसे ही ये भी मेम्ब्रेन है। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये किसकी बनी होती है, ये जो है ये पूरी प्रोटीन की बनी होती है 99%। ओके, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो भी ग्रोथ होती है वो सबके लिए प्रोटीन की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रोथ का ही काम करता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा जो लोग जिम करते हैं उनको भी प्रोटीन लेने के लिए कहा जाता है। ऐसे तो हर एक ह्यूमन बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो जो जिम करते हैं वो उन्हें ज़्यादा प्रोटीन वो लेते हैं क्योंकि वो अपने जिम करने में जो डैमेज करते हैं वो न्यू मसल्स बनने के लिए, न्यू ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी स्पेशली प्रोटीन लेने के लिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर उनके बेबी की ग्रोथ हो रही होती है। तो ग्रोथ के लिए मदर के भी और बेबी के लिए दोनों के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन लेना होता है। तो इस तरीके से प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ का काम करता है। ओके, तो 99% ये प्रोटीन से ही बना होता है, तो इसके लिए इसमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है ना। तो इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, गॉबली बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ओके, सो वी विल जस्ट मेक अ डायग्राम। तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गॉल्गी बॉडीज होती है, फिर वैक्यूल होता है, सेंट्रोसोम होता है, फिर राइबोसोम होता है, फिर लाइसोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, फिर क्या होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरीके से इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है और इसमें हाँ एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेल के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें होती है। हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में देखेंगे और इसका फंक्शन भी समझेंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है। ऑलराइट, तो अभी जैसे अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन भी इसे कहते हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। तो इसका क्या फंक्शन होता है, अब हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे लंग्स में, है ना, फेफड़ों में। पर क्या लंग्स को ही काम होता है ऑक्सीजन का? तो जो हमारे जैसे घरों में फॉर एग्जांपल समझते हैं कि हमारे घरों में टंकी होती है पानी की, तो क्या टंकी ही यूज करती है पानी या फिर वहां से बहुत सारे पाइप्स जुड़े होते हैं और नल के थ्रू हमें वो पानी मिलता है यूज करने के लिए। तो वैसे ही हमारे लंग्स में भी बहुत सारी नसें होती है। तो अब क्या होता है जब हम ब्रीथ करते हैं तो इसके साथ सिर्फ ऑक्सीजन गया अंदर या फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी गया, नाइट्रोजन भी गया और ऑक्सीजन भी गया और ऐसे बहुत सारी चीजें गई जिसे हमें जरूरत नहीं है हमारी बॉडी को। तो जो हमारे लंग्स होते हैं क्या करते हैं, फिल्टर करके नर्व से सिर्फ क्या पास करते हैं, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो है ये ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है ना। तो ब्लड का भी नाम है, पर इसमें जो हेमोग्लोबिन होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हेमोग्लोबिन के थ्रू क्या होता है, ये हेमोग्लोबिन जो है हमारे पूरे बॉडी में अभी बहुत सारी कोशिकाएं, सेल्स है ना, लाखों करोड़ों सेल्स है, वो सारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है। ओके, तो हमारे पूरे बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, ये काम करता है हेमोग्लोबिन। ओके, तो अभी जैसे कि आपने देखा होगा
कि अगर किसी की बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है तो उसके बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, ठीक है। हेमोग्लोबिन इज लाइक कि अब समझ लीजिए एक रेस्टोरेंट है जो बच्चा खाना बनाता है पर डिलीवरी नहीं करता है, और एक फैमिली है जिसको डिलीवरी चाहिए, ठीक है, उन्हें बाहर जाके नहीं खाना, उन्हें अपने घर पे खाना चाहिए। तो इनके बीच में क्या डिलीवरी बॉय जो है, ठीक है, थर्ड सोर्स से जो काम करेगा और उस रेस्टोरेंट से उस घर तक वो खाने को पहुंचाएगा, है ना। अगर ये डिलीवरी बॉय नहीं है तो क्या यहाँ पे ये प्रोसेस हो पाएगा? नहीं। तो इसके लिए वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है वो हेमोग्लोबिन करता है। तो अब जैसे कि वुमेन्स होती हैं तो वुमेन्स में मेंस के मुताबिक थोड़ा कम हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वुमेन्स को आप देखेंगे उन्हें चक्कर आ जाते हैं, ज़्यादातर उन्हें आप देखेंगे कि चक्कर आ रहे हैं, है ना, और वो बेहोश हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचा, कि ब्रेन तक हेमोग्लोबिन ही नहीं है या बहुत कम है पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन, इसलिए वो ज़्यादातर वीक हो जाते हैं या फिर उन्हें चक्कर आते हैं। तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स होती है। तो हेमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचाने का। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं ऑक्सीजन का? माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए O2, है ना। तो अब O2 से यहाँ पे एक साइकिल होती है। ओके, अब ये वैसी वाली साइकिल नहीं है चलाने वाली, ये बेसिकली इसे हम क्रैब साइकिल कहते हैं, एक तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है, क्रैब साइकिल। इसको जो है क्रैब्स नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये साइकिल को एक्सप्लेन किया था, इसके लिए इसे डिस्कवर किया था, इसीलिए हमने इसे क्रैब साइकिल ही नाम दिया है। ओके, तो जो भी करता है डिस्कवरी, इन्वेंशन, उसी के नाम पे वो चीज़ आ जाती है। तो आप करेंगे तो आपके नाम पे भी आ जाएगी। तो इसके लिए इनका नाम जो था ये था हैंस क्रैब। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, ये साइकिल के बारे में बताया था। तो O2 से क्या होती है, क्रैब साइकिल होती है, जिसमें 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट इज ATP? ATP इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, 38 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब प्रोड्यूस होते हैं तब जाके 1 ग्लूकोज बनता है। इज इट राइट? तब जाकर के एक ग्लूकोज बनता है। ओके, जब O2 से क्या होता है, क्रैब साइकिल शुरू होती है, उससे 30 ATP प्रोड्यूस होता है, उससे जाके 1 ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज हमारे बॉडी में क्या काम करता है, हमें पता है, राइट, एनर्जी देने का काम करता है, हमें ऊर्जा देने का काम करता है। तो अगर हमें ऊर्जा मिलेगी अगर ये ATP प्रोड्यूस नहीं होंगे तो, और ये ATP प्रोड्यूस होंगे अगर क्रैब साइकिल नहीं हुआ तो, है ना। और क्रैब साइकिल कब होगा? जब O2 मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया को O2 कब मिलेगा? जब हेमोग्लोबिन लेकर आएगा, कहाँ से? लंग से। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो, अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। ओके, जैसे हमने देखा अगर ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है तो हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। अगर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में भी नहीं पहुंच रहा है तो आप फील कभी कभी करते हैं ना, आपका सिर्फ एक हाथ में कुछ इश्यू हो रहा होता है, कभी पैर में, तो ये सब भी क्या होता है, पेन होता है, कभी वियर्ड सी चीज़ें होती है बॉडी में, सिर्फ उसी पार्ट में होती है। इसका मतलब वहाँ पे प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है आपके, तो इसीलिए ये चीज़ होती है। तो अब यहाँ पे O2 भी मिल गया है, ग्लूकोज भी बन गया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज बन चुका है। लेकिन अब इस ग्लूकोज को बाकी बॉडी पार्ट्स में पहुंचना भी तो पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको जो है ट्रांसफर करने का काम पूरे बॉडी में कौन करता है? वो करता है गोल्गी बॉडी। ओके, ये काम किसका होता है? गोल्गी बॉडीज का होता है। अब जैसे कि हमारे बॉडी में इतनी सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों, तो उन सबके अंदर गोल्गी बॉडी है, राइट। तो ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी में हमारे इस ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है। अब हमारे बॉडी में हर किसी को अलग अलग पार्ट में अलग अलग ऊर्जा चाहिए, है ना। क्या सारे बॉडी में इक्वल ऊर्जा हमें चाहिए? नहीं। जैसे कि हम जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन से पार्ट में ज़्यादा ऊर्जा लगती है। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो इसमें मेरा ब्रेन ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, मेरे ब्रेन को इसका ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा, ज़्यादा ग्लूकोज लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और मैं अपने मुंह को यूज़ कर रही हूँ बोलने के लिए, तो जो मेरा वोकल यूज़ हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे भी ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, है ना। हाथों को मैं थोड़ा यूज़ कर रही हूँ, तो इस तरीके से क्या है कि मेरे इन पार्ट्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसको ट्रांसफर करने का कितने बॉडी पार्ट में कितना चाहिए उसका काम करता है गोल्गी बॉडीज। ओके, और किसी किसी को अगर अब मेरे पैरों में ज़्यादा ऊर्जा बनेगी तो क्या अभी मुझे उसकी ज़रूरत है? क्या मैं कोई रनिंग या ऐसा कुछ काम कर रही हूँ? नहीं। अगर कोई रन करता है, एथलीट है, तो फिर उसको क्या होता है, उसको ज़रूरत पड़ती है उसके पैरों पे ज़्यादा ऊर्जा की। तो इस तरीके से हर किसी को, कोई राइटर है बहुत ज़्यादा लिखता है तो उसको हाथों में पड़ती है।
तो इस तरीके से हमारे हर बॉडी पार्ट में हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली ही ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ट्रांसफर करने का काम गोल्गी बॉडीज करते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी किसने बताया था, उनका नाम भी गोल्गी था, इसके लिए उनका हमारा जो ये नाम है इसका गोल्गी पड़ा हुआ है। ओके, तो इसका इसे हम गोल्गी बॉडी कहते हैं। अब हमारे शरीर में, ठीक है, हमारा जो थर्ड है ये है वैक्यूल। तो हमारे शरीर में आप हमें पता है कि कितना परसेंट पानी है, 65% तो पानी है। पर क्या वो ऐसे ही है, क्या ऐसे ही हमारे बॉडी में पानी भरा हुआ है? नहीं ना। तो जो ये 60 से 70% पानी होता है, ये कैसे होता है? अगर किसी ने ऐसे चाकू मारा तो क्या शावर निकलेगा या पानी की बौछार होगी? नहीं, ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है, तो ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा, है ना। अब जैसे कि हम जो पानी ले रहे हैं, हम सिर्फ पानी के फॉर्म में नहीं पीते हैं। ऐसे देखा जाए तो बेसिकली हमें दिन में कुछ 6 से 8 लीटर पानी की ज़रूरत होती है बॉडी को, राइट। एक दिन में हमें इतना पानी तो पीना ही चाहिए। तो अब हम पानी सिर्फ ऐसे ही फॉर्म में नहीं लेते, हम लेते हैं कभी हम जो दाल खाते हैं वो दाल में भी पानी होता है, चावल लेते हैं उसमें भी पानी होता है, और जो हम और क्या फ्रूट्स खाते हैं इसमें पानी होता है, वेजिटेबल सैलेड, ये सब में हमें इस सब से पानी मिलता है हमारी बॉडी को, है ना। अलग अलग फॉर्म में जा रहे हैं, हमें दूध में भी पानी मिलता है। अब दूध जो है, जो गाय है वो पानी पीती है ऑफकोर्स, है ना, तो उसमें कंप्लीट पूरा दूध तो नहीं रहेगा, पानी भी होता है। और आजकल हमारे जो अंकल होते हैं बहुत सारे, सारे नहीं पर बहुत हैं आजकल जो इसमें पानी मिलाने में पीछे नहीं रहते हैं दूध में, जो आज मुझे लगता है दूध की क्वांटिटी से भी ज़्यादा पानी मिला देते कभी कभी। क्योंकि मैं एक बार जब दूध लेने के लिए डेयरी में गई थी तो उन्होंने मुझे तबेले का दूध था वो, उन्होंने मुझे जो पैक करके दिया था, तो मैंने उनसे दूध मांगा था, पर जब मैंने घर आके उसे पका के पिया तो वो पानी था और उसमें मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली पानी दे दिया। मैंने उनको नेक्स्ट डे जाके बोला भी कि आपने शायद मुझे कल गलती से पानी दे दिया था 1 लीटर, मैं आपसे दूध लेने आई थी। तो तो ये चीज़ होती है। तो अब क्या होता है कि जो भी ये पानी है ये हमारे बॉडी में अलग अलग फॉर्म में जाता है ना। तो जो हमारे जो ब्लड है, ठीक है, इसमें भी पानी होता है, हमारे अलग अलग पार्ट्स में पानी स्टोर होता है। तो ये कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? ये होता है वैक्यूल में स्टोर। अब जैसे हमारे पूरे बॉडी में कितनी कोशिकाएं हैं, उन सबके अंदर वैक्यूल है, उन सबके अंदर पानी है, तो बेसिकली ये पानी ही स्टोर करके रखता है। तो हमारे पूरे बॉडी में पानी है वैक्यूल के फॉर्म में। ओके, तो ये इस तरीके से स्टोर होता है। अब अगर इसमें से 1% भी अगर आपके बॉडी में पानी कम होता है, ठीक है, तो क्या होता है, आपको तुरंत प्यास लग जाती है और आप पानी पीते हैं। अगर आपको 2% कम हो गया तो और ज़्यादा प्यास लग जाएगी, 5% हो गया तो आप पूरे वैसे हो जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे जब तक पानी नहीं मिलेगा, है ना, एनर्जी लेस फील करने लगते हैं। और किसी की बॉडी में अगर 10% कम हो गया तो उसकी डिहाइड्रेशन से डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए ऐसा होता है, जब आपने देखा होगा किसी को लूज मोशंस होते हैं ना, तो उसकी बॉडी से पानी बहुत जल्दी जल्दी रिलीज हो जाता है, तो इस वजह से उसको डिहाइड्रेशन के इश्यूज होने लगते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर बोलता है कि इनको जल्दी जल्दी पानी में ग्लूकोज वगैरह दे करके पिलाई, क्योंकि इनकी बॉडी में ग्लूकोज तो नहीं बनेगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि उनको पानी में ORS ऐसे करके बहुत सारे फॉर्म में, उनको इलेक्ट्रल ऐसे फॉर्म में उनको पानी पिलाया जाता है ज़्यादा। या फिर नॉर्मली जो हम घर पे करते हैं थोड़ा शुगर सॉल्ट डाल के, यानी 80% शुगर 10% नमक और पानी में उसको मिक्स करके हम उसे पीते हैं। तो ये सबसे बेस्ट वे है जब भी ऐसा कुछ होता है पानी को बॉडी में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, तो इसको करना चाहिए। तो इस तरीके से डॉक्टर हमें का ये बताता है। तो इसीलिए जो वैक्यूल है वो हमारी बॉडी में पानी स्टोर करने का काम करते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं क्या, वैक्यूल डिस्कस करेंगे हमने सेंट्रोसोम्स। तो नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या करता है हमारे बॉडी में? सेंट्रोसोम का जो मेन फंक्शन है वो है सेल डिवीजन का, यानी कि कोशिका विभाजन। अभी विभाजन मतलब तोड़ना नहीं होता है, बायोलॉजी में विभाजन का मतलब या डिवीजन का मतलब होता है कि अपने ही जैसे और 2 नए सेल बनाना जो आगे चल के उनके ही बराबर बड़े हो जाएंगे। तो मतलब ये उनका काम होता है, ठीक है, वो और नए नए बनाते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्शन में होता है कि एक जो सेल है उससे है ना सेल्स बनते हैं, और आगे चल के जैसे आप हैं तो आप जब एक बेबी का जन्म होता है तो एक छोटा सा बेबी होता है जो आगे चल के बड़ा हो जाता है, अपने पेरेंट्स जितना ही हो जाता है ना। तो इसी तरीके से ये जो होते हैं सेल डिवीजन होते हैं। तो इसका मेन जो काम है वो सेंट्रोसोम करता है। अब हमारे बॉडी में जितनी भी हीलिंग होती है, जब भी आपको चोट लगती है, कुछ भी डैमेज होता है बॉडी पार्ट, तो ये जो हीलिंग प्रोसेस है ना, ये कौन करता है? ये आपका सेंट्रोसोम ही इसके लिए, अगर वो एक्टिव होगा तो ही हीलिंग होगी। किसी किसी की बॉडी में आपने देखा होगा हीलिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रोसोम जो है हीलिंग फास्ट कर रहे हैं। किसी किसी की बॉडी में सेंट्रोसोम बहुत वीक होता है, इस वजह से हीलिंग उनकी बहुत स्लो होती है।
तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हाँ, अगर किसी की हीलिंग नहीं हो पा रही है तो उसका सेंट्रोसोम वीक है। तो आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चों को हर दिन चोट लगती है ना, कुछ ना कुछ खेलते उठते गिरते वो गिरते रहते हैं। तो उनके बॉडी में जो सेंट्रोसोम है सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और सबसे जल्दी उनके बॉडी में हीलिंग होती है। आप देखेंगे आज उनको लगी कल ही वो आपको काफ़ी बेटर लगेगा। तो ऐसा होता है, जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े लोगों में जो सेंट्रोसोम है बहुत वीक हो जाता है। अगर उनका बोन टूट गया है तो उसको जुड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वो हीलिंग बहुत स्लो होगी, उनको इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि हीलिंग नहीं होती है। तो इसके लिए ये इस तरीके से काम करता है। तो इसका जो है प्रॉपरली काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ना, कि सेल डिवीजन हो रहा है आपके बॉडी में, सेल्फ हीलिंग हो रही है। लेकिन ये जो सेंट्रोसोम है ना, ये सेल डिवीजन है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी को भी जन्म देते हैं, विच इज़ कैंसर। तो ये कैसे होता है, जब आपके बॉडी में समझ लीजिए कि कहीं पे डैमेज हुआ है और आपको आपके 100 सेल्स डैमेज हो गए, अब आपको 100 सेल्स नए सेल्स की ज़रूरत है, राइट। जब सेंट्रोसोम वर्क करेंगे, डिवीजन होगा तो बनेंगे। लेकिन अगर अगर यहाँ पे 100 सेल्स बन गए हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। 80 बन गए तो भी चलेगा, 200 बन गए फिर भी ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे लाख 1.5 लाख बन गए तो क्या होगा, अब तो ये एक्स्ट्रा सेल्स है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है बॉडी में। तो अब ये क्या होता है, यही आगे चल के कैंसर बन जाते हैं, क्योंकि इतने सेल्स अब एक दूसरे से टकराएंगे, अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सारा बैलेंस बिगाड़ेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, कैंसर हो जाता है लोगों को। तो ये चीज़ जो है, इससे ये बीमारी होती है। और अभी तो साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि अगर हमने उसको स्टार्टिंग में डिटेक्ट कर लिया तो उसे हम ठीक भी कर सकते हैं। जैसे कि कीमियो नाम की थेरेपी होती है जिसमें डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, उस इंजेक्शन से जो सेल्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं, वो मर जाते हैं। तो अब जब ये सेल्स मरते हैं ना, तो ये सिर्फ वहाँ पे नहीं हो रहा होता है जहाँ पे भी आपको कैंसर हुआ है, ये पूरे बॉडी को डैमेज करने लगता है। ओके, कि पूरी बॉडी हिल जाती है इससे। क्योंकि जैसे कि आप कोई एक पिलर को तोड़ दीजिए, खराब हो गया, तो उससे क्या होगा, बाकी के वॉल्स भी खराब होंगे, है ना, बाकी की चीज़ें भी डैमेज होगी थोड़ी थोड़ी। क्या है, वही टूट जाएगा तो बस वैसा होगा नहीं ना, तो बाकी चीज़ें भी डैमेज होती है। तो ऐसे क्या होता है, हमारी बॉडी की बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाती है। और इससे जो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होता है ना, वो होता है बाल झड़ना। तो बाल टूटना शुरू हो जाता है और उससे धीरे 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 स्किन इश्यूज होना है, ऐसे ऐसे करके स्लोली स्लोली आपकी बॉडी में आपको वो फर्क दिखने लगता है, जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो दिखने लगते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। तो अभी ये जो थेरेपी है, अगर इसे स्टार्टिंग में ही डिटेक्ट कर लिया तो ये ठीक हो जाता होने के चांसेस होते हैं। और अगर ये लास्ट स्टेज तक पहुंच गया तो इसे हम ठीक नहीं कर सकते, फिर इंसान की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से, तो सबसे ज़्यादा जैसे हमने डिस्कस किया था कि हीलिंग कहाँ होती है, लीवर में। इसका मतलब लीवर में ज़्यादा चांसेस हैं कैंसर होने के, राइट। क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन फास्ट होता है तो ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो सकता है, तो लीवर में आपके कैंसर हो सकता है, इसके चांसेस होते हैं। और कहाँ पे चांसेस नहीं है, वो है ब्रेन में। जैसे हमने देखा था कि ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। क्यों, अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि अगर ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है न्यूरॉन और एक होता है ग्लिया। ओके, तो जो ब्रेन है वो 90% न्यूरॉन का ही बना हुआ है, ओके, और 10% ये ग्लिया होता है इसमें। तो जो न्यूरॉन है, यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ओके, सेंट्रोसोम नहीं होता है, जिस वजह से यहाँ पे सेल डिवीजन होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन ग्लिया में सेंट्रोसोम पाया जाता है, ओके, विच मीन्स यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे चांसेस है कि अगर यहाँ पे ज्यादा सेल्स बन गए तो इससे क्या होगा, अब इससे यहाँ पे लोगों को जो ब्रेन ट्यूमर वगैरह होता है ना, वो इसी वजह से होता है, ये 10% की वजह से, ओके, क्योंकि आपके पूरे ब्रेन में तो है ही नहीं, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे है और इसी वजह से लोगों को ब्रेन ट्यूमर होता है और ब्रेन ट्यूमर में डायरेक्टली डेथ हो जाती है। तो इसके लिए दिस इज द थिंग नाउ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा बहुत जगह चावल होते हैं, तो चावल को खराब होने में टाइम लगता है ना, 2 दिन तक भी स्टोर करके कई जगह पे लोग खाते हैं उसे। तो जो ये चावल है ये 2 दिन तक रहेगा, राइट। लेकिन अगर आप सोच लीजिए इसमें आप दाल थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दीजिए या कुछ सब्जी या कोई भी चीज़ इसके साथ डाल के रख दीजिए, तो इसको आप रखिए, इसके बाद अब 2 दिन बाद से खा पाएंगे क्या, आप इसे नेक्स्ट डे भी नहीं खा पाएंगे क्योंकि ये पूरी तरह खराब हो जाएगा। तो सेम चीज़ होती है यहाँ पे कि ये पूरा खराब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 10% की वजह से अगर यहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा हो गया तो फिर यहाँ पे चांसेस होते हैं ये पूरे को डैमेज करने लगता है फिर। तो यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है, ओके। तो इस तरीके से हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, जहाँ पे क्या ऑक्सीजन जहाँ पे ज़रूरत होती है जिसके लिए ग्लूकोज बनाता है और उस ग्लूकोज को ट्रांसफर करने का काम करता है गोल्गी बॉडीज। और वैक्यूल में क्या होता है, पानी का स्टोर होता है, जितना भी हमारी बॉडी में पानी होता है वो वैक्यूल में ही स्टोर होता है। और सेंट्रोसोम क्या करते हैं, सेल डिवीजन का काम करते हैं, ओके। तो इस तरीके से हमने ये चारों टर्म्स का डिस्कस किया और उनका फंक्शन देखा।
बाकी के जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए आई वांट यू टू रिवाइज दिस वेरी वेल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.